हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शेफाली अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9th इंग्लिश के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 4 इन द किंगडम्स ऑफ फूल। हमने अभी इसकी एक्सप्लेनेशन और एनसीईआरटी क्वेश्चंस करे हैं। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो है बच्चे ठीक से पढ़ के नहीं चाहते हैं, जो लास्ट ईयर दे रखे होते हैं। एज अ रिविजन उन्हें एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस का करना चाहिए, जिससे उनको उनके इस एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो फुल आए। और इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आप चैप्टर की एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से पढ़ो। चैप्टर जो पोएम्स वगैरह होती हैं और जो चैप्टर्स होते हैं उनकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से पढ़ें। तो अब हम हर चैप्टर का रिवीजन एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन से करेंगे, ना कि एमसीक्यूज से, बिकॉज एमसीक्यूज एग्जाम्स में नहीं आते हैं। तो आई थिंक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन इज़ अ गुड आइडिया टू डू अ रिविजन ऑफ चैप्टर्स। ओके, तो हम फर्स्ट करते हैं पहले। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सॉ अराउंड देम एंड वंडर्ड around town till evening when suddenly the whole town wake up and went about its nightly business। दो strangers बहुत ही ज़्यादा अमेज्ड का मतलब होता है शॉक्ड एंड सरप्राइज थे। किस चीज़ से सरप्राइज थे, हम आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन से। हम क्वेश्चन के आंसर देते हैं इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हु वर द टू स्ट्रेंजर्स। टू स्ट्रेंजर्स जो है इस चैप्टर में किसको बोला गया है, इस पैराग्राफ में किसको बोला गया है? आंसर देखते हैं। द टू स्ट्रेंजर्स वर द वाइज गुरु एंड हिज डिसिपल। जो स्टार्टिंग में ही चैप्टर में इन दो स्ट्रेंजर्स का नाम लिया गया है, जो कि है गुरु और उसका डिसिपल। डिसिपल होता है शिष्य और गुरु होता है जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस वगैरह करते हैं, सेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वर दे अमेज्ड। अमेज्ड क्यों थे वो? अब आप ये पैराग्राफ देखो। अमेज्ड का मतलब होता है शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड। वो शॉक्ड एंड सरप्राइज क्यों थे? अब पैराग्राफ में देखो क्या लिखा है, दे सॉ अराउंड देम, उन्होंने अपने आसपास देखा, और वंडर्ड, उन्होंने देखा, उन्होंने आसपास तक, इवनिंग तक वो पूरे सिटी में घूमते रहे, टाउन में घूमते रहे। व्हेन सडनली द होल टाउन वेक अप एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस, और उन्होंने क्या देखा कि पूरा टाउन उठ गया रात को और अपना बिजनेस करने लग गया, वो भी रात में। तो यही आंसर होगा हमारा। They were amazed to see that no one was out in the beautiful city although it was a broad daylight। वो शॉक्ड और सरप्राइज ये देखकर थे कि ये इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल सिटी है लेकिन कोई भी नहीं है वहाँ पर। इतनी सुबह हो रही है, सूरज सर पर है, लेकिन कोई भी टाउन में नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डिड दे वंडर राउंड टिल टाउन टिल इवनिंग। वो क्यों घूमते रहे टाउन में इवनिंग तक? They wandered around till evening because they were curious to know the reason behind the lonely cities of such beautiful city, lonely streets of such a beautiful city। वो इसीलिए घूमते रहे इवनिंग तक, क्योंकि एक तो वो शॉक सरप्राइज थे कि वो बिल्कुल इतनी लोनली स्ट्रीट्स है वहाँ की, वहाँ पे कोई भी इंसान नहीं दिख रहा, इतनी ब्यूटीफुल सिटी है, दिन में कोई दिख ही नहीं रहा। तो ये जानना चाहते थे कि वो क्यों नहीं दिख रहे, कोई भी क्यों नहीं है इतनी डे लाइट के टाइम पर, सूरज सर पर है तो इस टाइम पर लोग बाहर क्यों नहीं हैं। तो इसे जानने के लिए वो पूरे टाउन में घूमते रहे शाम होने तक। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट वाज द नाइटली बिजनेस। इसमें नाइटली बिजनेस की बात करी गई है। इस पैराग्राफ में आपको लास्ट में दिख रहा होगा वो होल टाउन वोक अप एंड वेंट अबाउट इट नाइटली बिजनेस। नाइटली बिजनेस का क्या मतलब है? द नाइटली बिजनेस वॉज एक्चुअली द नॉर्मल डे टाइम एक्टिविटीज लाइक tilling the fields and running other businesses। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। ये है fields, LD, यहाँ पे D लगेगा, fields। ठीक है, तो यहाँ पे D लगना था बस। ठीक है, तो fields, till का मतलब क्या होता है? सब अपना नाइटली बिजनेस करने लगे। नॉर्मल डे टाइम उनका नाइट में था, सारी एक्टिविटीज़ जो भी उनका बिजनेस चलाना था और फील्ड्स को उन्हें कल्टीवेट करना था फार्मिंग वगैरह के लिए, तो वो सब काम रात में करने लग गए। तो ये था उनका नाइटली बिजनेस। दिन में वो सोते थे और रात में काम करते थे अपना जो भी बिजनेस था। अब इसका एक्सट्रैक्ट नंबर 2 करते हैं। योर हाइनेस, when my brother was pursuing his Asian trade, a wall fell on him and killed him. This merchant is to blame। अब ये पैराग्राफ भी आपने एक्सप्लेनेशन में पढ़ा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पैराग्राफ में वैसे है क्या कि एक ब्रदर है वो किंग से बोल रहा है कि हम जब अपना एशियन ट्रेड कर रहे थे तो मेरा भाई
वॉल के नीचे आके मर गया और ये इस मर्चेंट को ब्लेम कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। हु मेक दिस पील एंड टू whom? ये कौन किसको बता रहा था, ये पील कर रहा था कि ये चीज़ हुई है, और किसको बोल रहा था वो? द थीफ ब्रदर मेक दिस पील। ये मतलब ये शिकायत लेके किसका भाई आया था? चोर का भाई आया था। किसके पास आया था? टू द किंग ऑफ द किंगडम ऑफ फूल्स। ये जो किंगडम ऑफ फूल्स है उसका जो किंग है, जो कि ऑलरेडी फूल है, जो कि बहुत ज़्यादा फूल है, उसके पास वो लेकर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द एशियन ट्रेड मेंशन्ड हियर? ये कौन सा एशियन ट्रेड है जो यहाँ पे थीफ के भाई ने मेंशन किया हुआ है? द एशियन ट्रेड वाज द burglary that the thief had committed. एशियन ट्रेड इसमें बोला गया है कि जो चोरी कर रहा था, जो चोरी करने का उनका पुराना रिवाज एशियन ट्रेड है, मतलब पुराना बिजनेस है, वो कर रहा था, और तब उसके ऊपर वॉल गिर गई और वो वहाँ पे ऑन द स्पॉट मर गया। तो उसके भाई ने अपने चोरी के काम को एशियन ट्रेड बोला है। ठीक है, थर्ड है हु हैड गॉट किल्ड एंड हाउ। कौन मरा और कैसे मरा, आपको ये बताना है। अब थीफ के भाई ने इस पैराग्राफ में क्या बताया कि कैसे मरा है वो, कि उसके ऊपर दीवार गिर गई और वो मर गया, और उसका ब्लेम लगाया मर्चेंट पर। तो आप लिख सकते हो, द थीफ हु हैड ब्रोकन इनटू द हाउस ऑफ द मर्चेंट had got killed because the wall of the old house of the merchant had collapsed and fall on his head. थीफ जो है उसके ऊपर, उसका जो मर्चेंट का घर था वो टूट गया और उसकी वजह से वो मर गया, क्योंकि वॉल जो थी ऑफ द मर्चेंट हाउस वो टूट गई और वो उसके सर पर गिर गई, चोर के सर पर गिर गई, मतलब उसके घर की जो दीवार थी वो टूट गई। आप इनको अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, जैसे भी आपको समझ आए, लेकिन चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ज़रूर पढ़ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, वाई वॉज द मर्चेंट रियली टू बी ब्लेम्ड? क्या मर्चेंट ने ही उस थीफ को मारा है? उसकी मर्चेंट की जो वॉल गिर गई, तो क्या मर्चेंट को ही ब्लेम करना चाहिए हमें? आंसर है, द वॉल दैट लेड टू द थीफ डेथ हैड कंपेल्स बिकॉज इट हैड बिकम वीक आफ्टर the thief had made a hole in it to sneak into the house of the merchant. Hence, the merchant was not to be blamed for the death, thief death. तो इसका क्या मतलब है कि जो जिसकी थीफ की जो डेथ हुई है वो दीवार गिरने की वजह से हुई है। ठीक है, क्योंकि दीवार बहुत ज़्यादा वीक थी। अगर थीफ उसके अंदर होल नहीं करता, उस कमज़ोर सी वॉल के अंदर होल नहीं करता, तो वो नहीं मरता। तो मर्चेंट की इसमें कोई गलती नहीं थी कि उसके घर की दीवार अपने आप टूट के गिर गई। हाँ, वो वीक थी, तो वो वीक तो थी, लेकिन गलती तो चोर की हुई ना, क्योंकि वो चोरी करने के लिए घर में घुस रहा था। तो मर्चेंट की कोई गलती नहीं थी इसमें, इसलिए हमें मर्चेंट को ब्लेम नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो थर्ड एक्सट्रैक्ट इज, पुअर थिंग, शी एब्सोल्युटली राइट, थॉट द किंग, वेटिंग द एविडेंस, वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट। अब ये पैराग्राफ कहाँ पे यूज़ हुआ है? ये पैराग्राफ आपने एक्सप्लेनेशन में पढ़ा ही होगा। किंग एविडेंस के लिए वेट कर रहे हैं और रियल कल्प्रिट जो है लास्ट में वो मिल गया, तो ये इस पैराग्राफ में बोला जा रहा है। तो हु इज़ द पुअर थिंग इन दिस लाइन? पुअर थिंग किसको बोला गया है इस लाइन में? किंग ने किसको बोला है? द पुअर थिंग इन दिस लाइन इज़ द डांसिंग गर्ल हु हैड बिकम ओल्ड। अब डांसिंग गर्ल ने इसमें किसको ब्लेम किया था? डांसिंग गर्ल ने गोल्ड स्मिथ को ब्लेम किया था। तो गोल्ड स्मिथ पे बात आ गई अब, तो किंग ने पुअर थिंग बोला है डांसिंग गर्ल को। ठीक है, तो इसमें डांसिंग गर्ल को बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एविडेंस वेटिंग बाय द किंग? कौन सा एविडेंस मिला था किंग को? The evidence waited by the king was the statement of the dancing girl accusing the goldsmith of delaying her order. This made her walk up and down to his street a dozen times and thus distract the bricklayer with the jingling of her anklet. तो इसमें जो एविडेंस की बात करी गई है कि किंग को एविडेंस मिल गया था, तो एविडेंस ये था कि जो डांसिंग गर्ल थी उसकी स्टेटमेंट, उसने जो स्टेटमेंट दी थी कि वो उसने नहीं मारा है, तो उसने ये बोला था कि जो गोल्ड स्मिथ है उसने मेरे ऑर्डर में देरी कर दी, जिसकी वजह से मैं स्ट्रीट में बार बार अप एंड डाउन कर रही थी। डजन्स टाइम उसने अप एंड डाउन किया, बहुत बार अप एंड डाउन किया, और इसकी वजह से उसकी जो
पायल पेन रखी थी उसकी आवाज़ से ब्रिकलेयर डिस्ट्रैक्ट हो गया, जिससे वो वॉल ठीक नहीं बना पाया और वॉल थीफ के ऊपर गिर गई। ठीक है, तो ये एविडेंस, डांसिंग गर्ल की स्टेटमेंट जो थी, ये एविडेंस थी किंग के लिए। थर्ड है, हु वॉज द रियल कल्प्रिट एट दिस स्टेज। रियल कल्प्रिट कौन था इस स्टेज पर, मतलब इस पैराग्राफ में अब किसको वो बोला गया है, थीफ बोला गया है, सॉरी किसको कल्प्रिट बोला गया है। तो अब क्वेश्चन का आंसर पढ़ लेते हैं। द रियल कल्प्रिट एट दिस स्टेज वाज द गोल्ड स्मिथ। डांसिंग गर्ल ने ब्लेम किया था गोल्ड स्मिथ को। पहले ये एक सर्कल चलता आ रहा था, पहले मर्चेंट ने ब्लेम किया था ब्रिकलेयर को, ब्रिकलेयर ने ब्लेम किया था डांसिंग गर्ल को। अब इस पैराग्राफ में डांसिंग गर्ल की बात हो रही है, तो डांसिंग गर्ल ने किसको ब्लेम किया था, गोल्ड स्मिथ को ब्लेम किया था। फिर दोबारा से गोल्ड स्मिथ ने किसको ब्लेम किया था, मर्चेंट को ब्लेम किया था। तो दिस इज द सर्कल, आपको ये सर्कल याद रखना है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज डन आफ्टर दिस जजमेंट। इस जजमेंट के बाद क्या हुआ। आफ्टर दिस जजमेंट द किंग बिलीव सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ हु वर हाइडिंग इन द कॉर्नर ऑफ हिज शॉप। अब ये वाली जो जजमेंट हो गई कि गोल्ड स्मिथ, डांसिंग गर्ल ने गोल्ड स्मिथ पर डाल दिया, तो अब क्या हुआ उसके बाद, जब किंग को एविडेंस मिल गया तो उन्होंने गोल्ड स्मिथ की तलाश में, उनकी जो पुलिस वगैरह होती है जो पकड़ने का काम करती हैं, उनको भेज दिया गोल्ड स्मिथ की सर्च में कि गोल्ड स्मिथ को पकड़ के लाओ, उसको हम पनिशमेंट देंगे, तो करने के लिए भेज दिया, जो कि एक शॉप के कॉर्नर में छुपा हुआ था, क्योंकि उसे पता चल गया था इस बारे में। ठीक है, तो ये पैराग्राफ यहाँ पे हो गया। ये पैराग्राफ में इतने ही क्वेश्चन बन सकते थे। ठीक है, तो अब करते हैं फोर्थ एक्सट्रैक्ट। इट्स ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर, ही डाइड बट समबडी मस्ट बी पनिश इन हिज प्लेस। अब इसमें क्या किंग बोलते हैं कि हाँ, तुम्हारे फादर ने ही मर्डर किया है, वो ट्रू मर्डरर है, वो मर चुके हैं, तो क्या हुआ, हम उनकी प्लेस पे किसी और को पनिशमेंट देंगे। तो ये लाइन्स हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज स्पीकिंग टू हुम इन दीज लाइन्स। तो ये लाइन्स कौन बोल रहा है और किसको बोल रहा है, हमें ये बताना है। द फुलिश किंग इज स्पीकिंग टू द रिच मर्चेंट इन दीज लाइन। अब फुलिश किंग जो है, जो किंग है, ये बोल रहा है रिच मर्चेंट से ये लाइन बोल रहा है, और रिच मर्चेंट के जो फादर हैं, ब्लेम उन पे चला गया है, लेकिन वो इस दुनिया में अब नहीं है, अब तो पनिशमेंट वो किसी और को देंगे। ठीक है, लाइन्स की बात थी, किंग ने मर्चेंट को बोली है। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई वॉज द लिसनर्स फादर टर्म्ड द ट्रू मर्डरर। कैसे जो लिसनर के जो फादर थे, मतलब मर्चेंट के जो फादर थे, उनको मर्डरर कैसे ठहराया गया। द लिसनर्स फादर, हमें ये बताना है कि उन पे मर्डर की बात कैसे आई। बिकॉज द वॉल ऑफ द हाउस दैट हैड कम, जो गिर गई, थीफ पे जो दीवार गिरी थी ना, जिसकी वजह से वो मर गया, वो किसने बनवाई थी, मर्चेंट के फादर ने बनवाई थी, जो नहीं है, जो मर चुके हैं। तो इसीलिए ही उसके फादर को ट्रू मर्डरर बोला गया है। ठीक है, थर्ड है, वाई कुड नॉट द फादर बी पनिश्ड। उनके फादर को पनिशमेंट क्यों नहीं दी गई, क्योंकि फादर कुड नॉट बी पनिश्ड बिकॉज ही वॉज डाइड मैन नाउ, क्योंकि अब वो मर चुके हैं, तो इसीलिए उनको पनिशमेंट नहीं दे सकते। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, हु वॉज चूजन टू बी पनिश्ड इन द प्लेस ऑफ द फादर। किसको चूज़ किया गया उनके फादर की पनिशमेंट के प्लेस पर, कि हम फादर को पनिशमेंट नहीं कर सकते तो किसी और को देंगे। तो द रिच मर्चेंट वॉज चूजन टू बी पनिश्ड इन द प्लेस ऑफ द फादर। फादर की प्लेस पे रिच मर्चेंट को चूज़ किया गया। ठीक है, अब बिकॉज अकॉर्डिंग टू द फुलिश किंग, अब इसमें मैंने ये भी लिख रखा है कि क्यों चूज़ किया गया, क्योंकि जो फुलिश किंग था, द मर्चेंट हैज़ इनहेरिटेड हिज फादर सिंस अलॉन्ग विद हिज वेल्थ। अब इस फुलिश किंग ने ये बोला कि मर्चेंट के जो फादर हैं, अब मर्चेंट को उनकी दौलत वगैरह सब कुछ मिली, तो उन्हें उनका जो अपराध है वो भी लेना पड़ेगा, उसकी भी पनिशमेंट उनके बेटे को ही भुगतनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये था इस पैराग्राफ पे क्वेश्चंस। ठीक है, अब फिफ्थ पैराग्राफ देखते हैं, फिफ्थ एक्सट्रैक्ट देखते हैं। व्हाट शैल वी डू, ही सेड व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू वाज टू फाइंड अ मैन फिट इनफ टू फिट द स्टेक। व्हाट शैल वी डू, अब हम क्या करें। सडनली स्ट्रक हुआ, किसकी माइंड में स्ट्रक हुआ पता नहीं। दे नीडेड टू फाइंड आउट द फैट मैन इनफ टू फिट द स्टेक। हमें एक फैट मैन, मोटा आदमी ढूंढना होगा जो स्टेक पे फिट हो सके। तो ये लाइन्स हैं। अब हु इज़ ही, वाई इज़ ही इन द डिलेमा। अब ये ही कौन है इसमें, हमें ये बताना है।
ही इज़ अ सिली मिनिस्टर ऑफ द किंगडम्स ऑफ द फूल। ही जो है इसमें सिली मिनिस्टर जो है किंग ऑफ द फूल के वो हैं। इस डिलीमा में क्यों है? क्योंकि रिच मर्चेंट जो है बहुत ही ज़्यादा पतला है एंड डिड नॉट फिट, और वो फिट नहीं हो सकता उस स्टेक पे। तो इस डिलीमा में ये चीज़ बोली गई है, ही बोला गया। अब हम क्या करें, ये चीज़ मर्चेंट्स ने बोली, मिनिस्टर्स ने बोली है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हु आइडिया स्टक हिम सडनली। किसके दिमाग में आइडिया आया, एकदम से स्ट्रक हुआ। द आइडिया दैट strikes him suddenly is to find a fat man who would fit the stake so that the king's order to execute a person for the king of the killing of the thief could be carried out. अब आइडिया जो आया था वो किंग के दिमाग में आया था। अब किंग के दिमाग में ये चीज़ आइडिया आई, वो क्या था कि हमें मोटा आदमी को ढूंढ के लाना चाहिए जो इस स्टेक पे फिट हो सके। स्टेक का मतलब वही पेनीसी जिससे वो पनिशमेंट देने वाले थे, कि वो स्टेक को एग्जीक्यूटली कर सके। ठीक है। सडनली किसके दिमाग में आता? किंग के दिमाग में आया था। तो आप यहाँ पे किंग लिख दो, मैं शायद लिखना भूल गई किंग, तो आप यहाँ पे किंग लिख दो, किंग। ठीक है। सो अब आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्टेक। स्टेक क्या बोला गया इसमें? द स्टेक इज द पोस्ट टू विच अ पर्सन इज बॉर्न फॉर एग्जीक्यूशन आइदर बाय पुशिंग अ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट टू कट थ्रू और बाय बर्निंग। स्टेक एक पैनी चीज़ बोली गई है जो कि एक पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है जिससे वो पनिशमेंट देने वाले थे। ठीक है। कट करेंगे या फिर जैसे भी उनको मारना होगा स्टेक से, वो एग्जीक्यूट करने के लिए करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन है डिड दे फाइंड अ फैट मैन एंड हाउ। क्या वो एक मोटा आदमी ढूंढ पाए और कहाँ पे उन्हें मिला वो मोटा आदमी? तो इसका आंसर हमें बताना है। येस दे डिड फाइंड अ फैट मैन हु हैपन टू बी द डिसिपल हु हैड grown fat by feeding a banana, rice, wheat, and ghee. He was found by the servants of the king, sent all over the town in the search of the fat man who would fit the stake. तो इसमें क्या बोला गया है कि फैट मैन तो उन्हें मिल गया, और वो कौन था? डिसिपल था, शिष्य था, जो कि उसी स्ट्रीट में रुक गया था, उसी टाउन में रुक गया था, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चीप फूड मिल रहा था। ठीक है, इसीलिए वो रुक गया था, और वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। वो रोज़ बनाना, राइस, वीट, घी खा रहा था, क्योंकि वह एक ही डुड्डू मतलब मनी का मिल रहा था, और बहुत ही ज़्यादा चीप फूड था वहाँ पे, तो इसीलिए वो वहाँ पे रुक गया था। वो मोटा हो गया था, तो किंग ने उसे ही किंग के जो सर्वेंट थे वो ही उसे पकड़ के लिया है। ठीक है। अब पढ़ते हैं सिक्स्थ एक्सट्रैक्ट की तरफ। सिक्स्थ है द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू अ डीप थॉट। He did not want to lose the kingdom to someone else in the next round of their life. He needed time. अब किंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा डीप थॉट में चले गए। इस लाइन का मतलब मैं बता रही हूँ, डीप थॉट में चले गए। उनको ये किंगडम को लूज़ नहीं करना था, और नेक्स्ट लाइफ में वो ही किंग बनना चाहते, किसी और को नहीं बनना देना चाहते थे, तो उनको इसलिए टाइम चाहिए था। तो अब इस पैराग्राफ में क्या क्या पूछ सकते हैं? वाई वॉज द किंग थ्रो इन टू अ डीप थॉट। वो क्यों एक गहरी सोच में खो गए? द किंग वॉज throw into a deep thought because he was in a dilemma whether to keep his words or execute the guru and lose his kingdom or to back out on his promise. वो ये सोच रहे थे क्या गुरु ने जो प्रॉमिस मांगा था कि आप मुझे ही पहले मारोगे, उसके बाद उसके शिष्य को मारोगे, तो या तो वो उस प्रॉमिस को निभाए, ठीक है, या फिर वो ये कहे कि उसको अपना किंगडम लूज़ नहीं करना, अपना किंगडम को नहीं छोड़ना, अगले जन्म में किसी और को बनने नहीं देना है किंग। तो इसीलिए ही वो ये दो चीज़ अपने माइंड में सोच रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है हाउ वाज द किंग अंडर थ्रेट ऑफ लूजिंग हिज किंगडम। तो इसका मतलब है कि जो किंग है वो अपने किंगडम को बिल्कुल भी लूज़ नहीं करना चाहते थे। क्यों वो लूज़ नहीं करना चाहते थे? Because according to the guru and his disciple, he would become the minister and the king respectively in their next life after being executed at the stake of the god of justice. वो अपने लूज नहीं करना चाहते थे। गुरु और उस डिसिपल शिष्य के अकॉर्डिंग जो है, जो भी उस स्टेक पे मरेगा वो अगले जन्म में किंग और मिनिस्टर बनेगा। तो जो और वो जो स्टेक है वो गॉड ऑफ जस्टिस की स्टेक है। तो इसीलिए ही किंग ने ये सोचा कि इसीलिए डर था कि वो अपना किंगडम खो ना दे। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डिड द किंग नीड टाइम। किंग को टाइम की क्यों जरूरत थी उस एक्सट्रैक्ट में? द किंग नीडेड टाइम to find a solution to the threat of losing his kingdom to someone else in the next round of life.
जो किंग थे उसको टाइम इसीलिए चाहिए था क्योंकि जिससे वो सॉल्यूशन निकाल सकें कि वो अपने किंगडम को कैसे बचाएं कि नेक्स्ट राउंड ऑफ अगली लाइफ में वो ही किंग और मिनिस्टर बने, वो ही किंग बने उस किंगडम ऑफ फूल्स के। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने टाइम मांगा। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डिड द किंग डू टू गेट मोर टाइम। किंग ने क्या किया और ज़्यादा टाइम लेने के लिए जिससे वो सोच सके। द किंग पोस्टपोन द एग्जीक्यूशन until the next day to get more time to save his kingdom। अब वो फूलिश तो किंग है, उसने एग्जीक्यूशन को पोस्टपोन कर दिया कि हम आज सज़ा नहीं दे रहे हैं, हम कल देंगे। इसलिए उन्होंने टाइम मांगा जिससे वो अपने किंगडम को बचा सके और वो खुद किंग बन सके अगली ही लाइफ में। ठीक है, अब पढ़ते हैं सेवेंथ एक्सट्रैक्ट। व्हाट हैव आई डन रॉन्ग। क्या मैंने गलत किया है। आई एम इनोसेंट, मैं इनोसेंट हूँ। आई एम अ सन्यासी, मैं एक सन्यासी हूँ। ही क्या राइट, दैट मे बी ट्रू, हाँ ये सच है। बट इट्स रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड अ मैन फिट इनफ टू फिट द स्टेक। हमें एक आदमी मोटा आदमी चाहिए जो कि स्टेक पे फिट हो सके। दे सेड एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और उस एग्जीक्यूशन की प्लेस पर ले गए। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स, और उसको अपने गुरु के वर्ड्स याद आ रहे थे। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, मैंने क्या गलत किया है। हु सेड दीज वर्ड्स टू हुम, ये जो लाइन थी फर्स्ट लाइन, ये किसने किसको बोली है। तो मैं सन्यासी हूँ, इसका मतलब डिसिपल ने बोली है। सेड दीज वर्ड्स टू द एग्जीक्यूशनर्स, एग्जीक्यूशनर जो कि उसे पकड़ने के लिए आए थे, एक मोटा आदमी ढूंढने के लिए आए थे जिसने डिसिपल को पकड़ लिया था, तो ये डिसिपल बोला एग्जीक्यूशनर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज द डिसिपल फिट फॉर द स्टेक। कैसे डिसिपल फिट हुआ स्टेक पर। The disciple was fit for the steak because he became too fat to fit the steak by eating a lot। वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था और वो स्टेक पे फिट हो सकता था बहुत ज़्यादा क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा खा लिया था, क्योंकि वहाँ पे चीफ फूड था किंगडम ऑफ फूल्स में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है whom did the disciple remembered। डिसिपल को क्या याद आ रहे थे, अपने गुरु के वर्ड्स याद आ रहे थे। द डिसिपल रिमेंबर हिज वाइज गुरुज वर्ड्स, अपने वाइज गुरु के वर्ड्स याद आ रहे थे जो कि जब वो बोल कर गए थे कि इस किंगडम में मत रुको। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट वाज द रॉयल डिक्री द एग्जीक्यूशनर्स वर फॉलोड। डिस्क्रिमिनेशन, एग्जीक्यूशनर्स वर फॉलोड बाय द रॉयल डिक्री, मतलब इसका मतलब होता है कि मतलब जो किंग होते हैं रॉयल किंग्स, उनके अकॉर्डिंग जो ऑर्डर है, जो उनको ऑर्डर मिला था एग्जीक्यूशनर को, वो किंग ने दिया था कि उनको एक मोटा आदमी ढूंढ के लाना है जो कि स्टेक पे फिट हो सके। तो आप इतना समझो कि रॉयल किंग्स जो होते हैं उन्होंने एग्जीक्यूशनर को ऑर्डर दिया था। ठीक है, इट्स नॉट राइट फॉर अस, अब ये 8th एक्सट्रैक्ट है। इट इज़ नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर kingdoms to other in the next life. Let's go on the stake ourselves and we will be reborn as a king and the ministers again. Holy men do not tell lie। ये सच है कि जो अदर की ये इट इज़ नॉट राइट फॉर अस, ये सही नहीं है कि हम किसी और को किंग बनने दें अपनी अगली लाइफ में। इसीलिए चलो हम ही चलते हैं स्टेक पे मरने के लिए और हम अगले जन्म में किंग और मिनिस्टर बनेंगे। होली मैन झूठ नहीं बोलते हैं। होली मैन कौन होते हैं, गुरु और डिसिपल है स्टोरी में। होली मैन जो कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस वगैरह करते हैं। ठीक है, तो वो झूठ नहीं बोलते। ये लाइन बोला गया। हु सेज दिस टू हुम, ये लाइन्स किसने और किसको बोली है, ये बोली है द किंग से दिस टू द मिनिस्टर, किंग ने मिनिस्टर को ये लाइन्स बोली हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डज द स्पीकर से दिस, उसने क्यों कहा है, किंग ने अपने मिनिस्टर्स को ये चीज़ क्यों कही है, क्योंकि उसे अपने किंगडम को खोने का डर है। द किंग वॉन्ट्स टू बी द किंग ऑफ हिज किंगडम फॉर हिज नेक्स्ट लाइफ टू एज पर द गुरु सेड। किंग जो है अगली लाइफ में भी अपना उस किंगडम का किंग ही बनना चाहता था, इसीलिए जैसा कि गुरु ने कहा था, तो इसीलिए उसने ये लाइन कही। हु आर द होली मैन इन द एक्सट्रैक्ट गिवन, होली मैन कौन है इस एक्सट्रैक्ट में, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, गुरु और उसका शिष्य डिसिपल। फोर्थ क्वेश्चन है डू यू थिंक द स्पीकर हैज़ टेकन अ राइट डिसीजन, क्या जो इस लाइन को बोल रहा है किंग, क्या उसने सही डिसीजन लिया है, ऑफ कोर्स नहीं। ही इज़ रियली अ फुलिश किंग टू फॉलो द गुरु, अगर गुरु को उसने फॉलो किया, ये बहुत ही ज़्यादा फुलिश किंग है, तो ये सही नहीं किया उसने। सो अब 9th एक्सट्रैक्ट है द
द टू मैन वर हंग्री नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन दे वांटेड सम ग्रोसरी। दो मैन बहुत ही ज़्यादा हंग्री है, शॉप्स खुल चुकी है, उनको सब ग्रोसरीज की ज़रूरत है। तो उन्होंने ये फाउंड किया कि सब कुछ मिल रहा है एक सिंगल डुड्डू में। उन्होंने राइस और बंच ऑफ बनानास वगैरह सब कुछ एक सिंगल प्राइस में मिल रहा है। गुरु और डिसिपल जो थे वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए और उन्होंने सब कुछ खरीद लिया जो भी उनको चाहिए था फॉर ₹1 में। तो जो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वर द टू मैन हु वर हंग्री, कौन से दो मैन थे जो कि हंग्री थे, वो थे गुरु और डिसिपल। वाई वर दे एस्टोनिश्ड, दे वर एस्टोनिश्ड टू फाइंड एवरीथिंग, वो बहुत ही ज़्यादा शॉक थे कि सब कुछ सेम प्राइस में मिल रहा है, सिंगल डुड्डू में मिल रहा है। डुड्डू का मतलब होता है कि मनी इन कन्नड़ लैंग्वेज। वाई वर द गुरु एंड हिज डिसिपल डिलाइटेड, डिलाइटेड मतलब हैप्पी। गुरु और डिसिप्लिन हैप्पी क्यों थे, क्योंकि उनको सारा फूड्स उस एक ही पैसे में मिल रहा है, किसी का भी प्राइस अलग अलग नहीं है, कोई महंगा कोई सस्ता ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ एक ही प्राइस में मिल रहा है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। व्हाट डज द डुडू मीन, डुडू का मतलब क्या है, डुडू वॉज द करेंसी इन कन्नड़ लैंग्वेज विच इज़ यूज फॉर बाइंग द एनीथिंग, कुछ भी खरीदने के लिए करेंसी को यूज़ किया जाता है, तो कन्नड़ लैंग्वेज में हम उसे डुडू बोलते हैं। ठीक है, सो अभी लास्ट एक्सट्रैक्ट है, दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस लेट्स गो। अब इसमें मैंने एक ही लाइन दी है जिससे आप समझ सको। ठीक है, दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस लेट्स गो, इसका क्या मतलब है, ये हमारे लिए प्लेस नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु सेज दिस टू हुम, ये किसने कहा है, ये गुरु ने अपने डिसिपल को कहा, अपने शिष्य को कहा था। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डज द स्पीकर से दिस, उसने ये क्यों कहा है, गुरु ने ये डिसिपल को क्यों कहा है। द गुरु केम टू नो दैट दे वर एट द किंगडम ऑफ फूल्स, ये किंगडम ऑफ फूल्स है। ही इज श्योर दैट कुड नॉट टेल व्हाट दे विल डू टू देम नेक्स्ट। विच प्लेस डज द स्पीकर वॉन्ट्स टू लिव, कौन सा प्लेस है जो स्पीकर छोड़ना चाहते थे, वो था किंगडम ऑफ फूल, जो कि गुरु थे स्पीकर इस लाइन के, तो वो किंगडम्स ऑफ फूल को छोड़ना चाहते थे। अब लास्ट क्वेश्चन मैंने ये जान पूछ कर डाला है कि आपको पता होना चाहिए कि नेम द स्टोरी फ्रॉम विच द एक्सट्रैक्ट इज टेकन। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सट्रैक्ट कौन सी चैप्टर से लिया गया है, कौन सी स्टोरी से लिया गया है, तो ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। दिस एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम इन द किंगडम्स ऑफ फूल, किंगडम ऑफ फूल जो चैप्टर नंबर 4 है उससे लिया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे 10 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन फिनिश्ड होते हैं। सो आई होप आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पसंद आए होंगे। मैं हर चैप्टर के पोस्ट करूँगी जिससे आप अच्छे से रिवाइज कर सको, पूरे चैप्टर आपका रिवीजन हो जाएगा इससे, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पढ़ना सही भी होगा क्योंकि एग्जाम्स में आते हैं, MCQs एग्जाम्स में नहीं आते हैं। तो आई थिंक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस का रिवीजन सही होगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।